कैसे हैं आप सब लोग। आशा सभी लोग मस्त होंगे और सीटेट के एग्ज़ाम की तैयारी करते होंगे। आज की सेशन में हम अभिप्रेरणा से संबंधित सभी उस पॉइंट को देखेंगे जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। मोटिवेशन, जिसको हम हिंदी में कहते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा क्या है? तो अभिप्रेरणा एक ऐसी आंतरिक शक्ति या बल है या जोश या जुनून होता है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर ले जाता है या अग्रसर करता है। जैसे पेपर पास करने के लिए बच्चे में जो शक्ति लगाते हैं वह क्या होता है? अभिप्रेरणा होता है। कि जैसे हम लोग भी सीटेट को एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए यूट्यूब चैनल पर बहुत सारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, सर्च मार रहे हैं और अपने अनुसार ढूंढ रहे हैं, क्वेश्चन देख रहे हैं कि जो है सीटेट पास हो जाए, उसके बाद नौकरी लग जाएगी, नौकरी के बाद लाइफ जो है सेटल हो जाएगी। तो ये जो लालायत होती है, लालसा होती है, जिससे कार्य करने की क्षमता होती आती है और कार्य करने के लिए जुनून उत्पन्न होता है, इसी लालसा जुनून को ही हम क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। अभिप्रेरणा दो प्रकार से होती है। अभिप्रेरणा के कितने प्रकार है? तो दो प्रकार है। कौन कौन सी? एक होती है आंतरिक अभिप्रेरणा, एक होती है बाह्य अभिप्रेरणा। आंतरिक अभिप्रेरणा यानी अपने अंदर यानी अपने मन से, इच्छा से अप्रेरित होना ही क्या कहलाता है? आंतरिक अभिप्रेरणा कहलाता है। जैसे अगर कोई अपनी मर्जी से टीचर बनना चाहता है तो वह क्या है? आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है। और दूसरा होता है बाह्य अभिप्रेरणा यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन। बाह्य अभिप्रेरणा क्या होता है? तो जब कोई व्यक्ति किसी काम को करने के लिए बाह्य रूप से, यानी जैसे मैं जो है कोई पढ़ाना चाहता किसी को देखकर, वाह ये लाइफ अच्छी लग रही है, पढ़ाने में अच्छी लाइफ है, तो ये जो बाहरी चीज़ को देख करके आदमी मोटिवेट होकर के काम करता है, उसे हम कहते हैं बाह्य मोटिवेशन या बाह्य अभिप्रेरणा। जैसे बच्चों को सरकारी अध्यापक बनाने के लिए उसे पुरस्कार, दंड अथवा लालच या प्रशंसा करना, यह क्या है? बाह्य अभिप्रेरणा के उदाहरण हैं। अब प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, अभिप्रेरणा के सिद्धांत। अभिप्रेरणा के सिद्धांत पहला है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम। तो अभिप्रेरणा के कई लोगों ने जो है महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए हैं। उस सिद्धांत को हम देखेंगे जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहला है मैस्लो का आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत। तो इसमें क्या है? इसे हम आत्मसिद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं। अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को और किस नाम से जानते हैं? तो आत्मसिद्धि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक अब्राहम मैस्लो यानी एच मैस्लो हैं और इन्होंने 1968 से 1970 में इस सिद्धांत को प्रतिपादित किए थे। मैस्लो के अनुसार हमारी 5 तरह की आवश्यकताएं होती हैं। प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है और वो भी इम्पॉर्टेंट, हम अभी बताते हैं कैसे प्रश्न पूछा जाएगा। मैस्लो के अनुसार हमारी कितनी तरह की आवश्यकताएं होती हैं? तो 5 तरह की आवश्यकता होती हैं। कौन कौन सी? पहली है दैहिक आवश्यकता, दूसरी है सुरक्षा की मांग, तीसरी आत्मीयता की आवश्यकता, चौथी है सम्मान की आवश्यकता और पांचवी है आत्मसिद्धि की आवश्यकता। इसको हम इस फिगर से समझ सकते हैं अच्छी तरह से। अब्राहम मैस्लो साहब ने बताया कि जो है आवश्यकताएं मुख्य रूप से कितने प्रकार की है? 5 प्रकार से। और कोई भी काम किया जाता है मोटिवेट तभी होता है आदमी जब उसकी आवश्यकता होती है। इन्होंने बताया कि जो सबसे पहली स्टेज होती है शारीरिक ज़रूरत, यानी भूख, प्यास, सोना, सेक्स आदि, ये जो पहली आवश्यकता होती है शरीर की, उसे है अब्राहम मैस्लो ने क्या कहा है? तो शारीरिक ज़रूरत बताया है। उसके बाद दूसरी होती है सुरक्षा की ज़रूरत, यानी शारीरिक सुरक्षा, नौकरी, संसाधन, स्वास्थ्य, प्रॉपर्टी, इन सब की ज़रूरत को हम क्या कहते हैं? सुरक्षा की ज़रूरत। किसके अनुसार? अब्राहम मैस्लो के अनुसार। तीसरी इन्होंने बताया कि
तात्मिकता या संबंध यानी दोस्ती, परिवार, जीवन साथी, ये सभी तीसरे स्टेप में आते हैं अब्राहम एच मैस्लो के अनुसार। तीसरी आवश्यकता होती है तीसरे स्टेप की। और चौथी आवश्यकता होती है आत्मसम्मान की, यानी इसमें बालक स्वविश्वास, उपलब्धि, दूसरों का सम्मान, दूसरों से सम्मान आदि ये सभी आवश्यकता जो होती है आत्मसम्मान की भी चौथी है। और पांचवी आवश्यकता है स्वप्रत्यक्षीकरण। इसमें क्या होता है कि अपने स्वयं को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए समाज में, तो उससे संबंधित होता है। और ये कभी कभी सीरीज भी लगाने के लिए आ जाता है कि अब्राहम मैस्लो के अनुसार 5 तरह की जो आवश्यकताएं हैं उसको सीरीज में लगाओ। तो पहली दैहिक अवस्था, दूसरी सुरक्षा की मांग, तीसरी आत्मीयता की आवश्यकता, चौथी सम्मान की आवश्यकता और पांचवी आत्मसिद्धि की आवश्यकता। और इसमें अगर हम देखें तो जो शरीर की मांग होती है, पहली प्राथमिक मांग वह होती है दैहिक आवश्यकता। अगर आप छोटा बच्चा है, मतलब कोई भी छोटा बच्चा, उसको दैहिक सुरक्षा की पहली होती है। उस वक्त थोड़ा सा बड़ा होगा तो सुरक्षा की मांग करेगा। अब घर द्वार, नौकरी ये सभी हो जाएगा तो सोचेगा मैं अपनी जो है लाइफ सेटल कर लूँ, यानी शादी विवाह कर लूँ, अपना घर बसा लूँ। घर बसाने के बाद फिर होता है सम्मान, समाज में अपना सम्मान चाहने लगता है, तो सम्मान के लिए कुछ कार्य करता है। और उसके बाद जो है अंतिम होती है स्वप्रत्यक्षीकरण। एक इस जो है जैसे भगत सिंह थे, इन्होंने पूरे देश के लिए अपना जान बलिदान कर दिया। ये जो होती है जो है प्रत्यक्षीकरण के लिए अभिप्रेरणा। अगला देखते हैं मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? तो मैकडूगल महोदय ने दिया है। और इसका अच्छे से हमने डिस्कस एक वीडियो में किया, वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। तीसरा है उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत। ये क्या होता है? तो इस सिद्धांत के प्रतिपादक या प्रतिपादन किसने किया? तो डेविड मैक्लीलैंड ने किया। और इसमें चुनौतीपूर्ण एवं कठिन कार्यों को संतोषजनक निपुणता प्राप्त करने की आशा ही उपलब्धि अभिप्रेरणा है। जैसे सरकारी नौकरी पाने के लिए मेहनत करना, क्योंकि इससे हमें अच्छी सैलरी और समाज में प्रतिष्ठा मिलती है। अगला अभिप्रेरणा का सिद्धांत है अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। यानी स्वास्थ्य के लिए भी जो है हम जो अभिप्रेरित होते हैं, मोटिवेट होते हैं, उसे कहते हैं अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत। यह सिद्धांत किसने दिया था? तो फ्रेडरिक हर्ज़बर्ग ने दिया। और इसके अनुसार अगर बच्चा मेंटली और फिजिकली रूप से स्वस्थ है तो वह बच्चा इंटरेस्ट के साथ काम करेगा, लेकिन अगर वह अस्वस्थ है तो वह कार्य करने में इंटरेस्ट नहीं लेगा। हम लोग भी अगर देखेंगे, जैसे बीमार रहेंगे तो कोई काम करने का मन नहीं करता, उसी प्रकार बच्चों में भी होता है। अगला है प्रोत्साहन का सिद्धांत। ये क्या है? प्रोत्साहन का सिद्धांत। पांचवा सिद्धांत है अभिप्रेरणा का प्रोत्साहन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ इनकरेजमेंट। इस सिद्धांत के प्रतिपादक बाउल्स एवं कॉफमैन थे। कौन है? तो बाउल्स एवं कॉफमैन थे। इस सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किसी बाहरी उद्दीपक से प्रेरित होकर के क्या करता है? काम करता है। ये देखो तो जैसे बाह्य अभिप्रेरणा का होता है, उसी प्रकार यह जो कार्य करता है। अगला है मोटिवेशन, यानी मोटिवेशन का सिद्धांत, क्षेत्रीय सिद्धांत। एक किसने दिया है? तो क्षेत्रीय सिद्धांत कुर्ट लेविन महोदय ने दिया। और इन्होंने बताया कि व्यक्ति का व्यवहार उन सभी कारकों द्वारा प्रभावित होता है जो उसके क्षेत्र के वातावरण में उपस्थित होता है। अभिप्रेरणा के चक्र ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इस चक्र का कभी कभी सीरीज भी लगाने को आ जाता है कि जो अभिप्रेरणा का चक्र का क्रम इसमें से कौन सा सही है। तो पहला होता है आवश्यकता, यानी नीड। जब तक आपके अंदर किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं होगी, नीड नहीं होगी, तब तक आप कोई भी कार्य नहीं करोगे। दूसरा है अंतर्नोद प्रबलन प्रेरणा। जब कोई किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, उसके प्रति सोचोगे, उसके प्रति कुछ कार्य करोगे,
उसके बाद होती उद्वेलन एवं उत्तेजना, उसको जो है उसके प्रति और तेज़ी से उत्तेजना होगी, उसके प्रति काम करना स्टार्ट करोगे। जैसे अभी सीटेट पास करना है एग्ज़ाम, उसके लिए सर्च मार रहे यूट्यूब पे, सर्च मारने के बाद कोई किसी का वीडियो अच्छे से दिख गया और उसकी बढ़िया से प्लेलिस्ट दिख गई, तो उसमें सोचो कितना जल्दी इसको हम क्या कर लें, पढ़ के कवर कर लें। उसके बाद होता है लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, यानी जो लक्ष्य होता उसी के अनुरूप बिल्कुल कार्य करना है। जैसे यूट्यूब चैनल पर आपको चैनल बहुत सारे मिल जाएंगे और जो उससे रिलेटेड होगा उसी को आप जो है उसी के अनुरूप व्यवहार करेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद उपलब्धि, जब व्यवहार करने के बाद एग्ज़ाम पास हो जाओगे, यानी उपलब्धि यानी उसको प्राप्त कर लोगे, उसके बाद क्या आने लगेगा, उद्वेलन यानी उत्तेजना में कमी आने लगेगी। जब सीटेट पास कर लोगे तो सीटेट का पढ़ोगे ही नहीं, तब उसके बाद सुपर टेट या किसी और का DTTP का या किसी और चीज़ का पढ़ोगे। यानी इसका कितने चरण होते हैं, तो 6 चरण होते हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा अंतर्नोद, तीसरा उद्वेलन, चौथा लक्ष्य निर्दिष्ट व्यवहार, पांचवा उपलब्धि और छठा है उद्वेलन में कमी।